हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं हम लोग 2025 को। देखो, पिछले साल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। इस बार भी आशा करते हैं कि आप लोग अगर मेहनत करोगे तो अच्छा मेहनत, देखो मेहनत हम लोगों को दोनों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। हमारी टीम कर रही है, जो भी टीचर्स हैं सारे टीचर्स हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी टारगेट रखो। सारे बच्चे 80 में से टारगेट रखो कि 70 नंबर लाना है। 70 नंबर अगर टारगेट रखते हो आप, तो देखो ये तो है कि हम लोग लास्ट लास्ट में सारा क्वेश्चन पिछले ईयर का भी देख लो, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यूट्यूब देख के। लगभग जो आपने टॉप 20 क्वेश्चन चलाया, 30 क्वेश्चन चलाया, उनमें से ही क्वेश्चन आया। इतना है कि कोई भी अगर मान लो कि अभी से पढ़ोगे तो अच्छा खासा 70 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं। और एक एक 70 लगा रहे हो तो आपको कम से कम मान लीजिए 90 के आसपास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो आपका आता है। सबसे पहले देखो, पूछा जाता बहुत बार ये क्वेश्चन कि इन्फेक्शन, राइट डिटेल अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, या फिर इसको शॉर्ट में ये चीज लिखा रहता आपको आईसीसी। मतलब इसमें लिखा रहता है डिफाइन, या फिर के लिए डिस्कस अबाउट आईसीसी इन डिटेल। इसमें और भी इंपॉर्टेंट रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन में से ये पूछ लेता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये दो क्वेश्चन देखो, लॉन्ग या शॉर्ट में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही तैयारी करके लेके चलना है, ताकि वो जो वहां तक आते थे आप लोग प्रैक्टिस करना। सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी आप पढ़ते हो, खुद का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। खुद का नोट्स देखो, खुद का नोट्स बनाओगे तो अजब ही अच्छा रहता है। और उदित फार्मेसी का आप अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो आप क्या करो, मटेरियल मंगा लो, वहां से भी आप मंगा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी से पहले जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, छोटा मोटा नहीं बात करूँ, जो अच्छे थोड़ा सा हॉस्पिटल देंगे, गवर्नमेंट भी अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा, कुछ चले या ना चले, वहाँ पे सफाई जरूर चलते रहती है। मतलब वहाँ पे सफाई का ध्यान रखा जाता है। क्यों, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हॉस्पिटल में सबसे पहले सफाई का इतना ध्यान क्यों रखा जाता है। चलो, अब चलो एक चीज मैं बात करता हूँ। इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लोग जो बीमार होते हैं दो तरह का होते हैं। जैसे कि आपने है मोहब्बत के कह लीजिए या प्यार, लोग क्या होता है ना कि दो तरह के, एक होता रियल, एक होता आपका फर्जी, यानी कह सकते हैं झूठा। तो अब इसी तरह डिजीज भी क्या होता है कि दो तरह के हमारे डिजीज मेनली होता है। कौन होता है, एक हमारे पास होता है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब कह सकते हैं ऐसा डिजीज जो कि एक जगह एक दूसरे से फैल जाता है। दूसरा आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसे हम लोग कहते हैं जो जिसे हुआ वहीं तक रहता है। जैसे कि एग्जांपल पे देखें, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे छींक हो रहा है, आपको सर्दी लग रही है, तो एक दूसरे से फैल सकता है। अगर बात करें नॉन कम्युनिकेबल, किसी को अगर मान लीजिए कि फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, वो कम्युनिकेबल नहीं है। अब वहां पे जो हॉस्पिटल में देखे होंगे, हॉस्पिटल में कोई तो डांस करने जाता नहीं, या कभी गए होंगे हॉस्पिटल में जाके डांस करेंगे, मुंह लटकाए हुए जाता, बीमारी को लेके जाता। तो इसी तरह क्या करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो बीमार हो गया, लेकिन उसे बचाना जरूरी है जो बीमार नहीं पड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से ना फैले उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम क्या करते हैं कि हम सफाई का ध्यान रखते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी एक तरह का कमेटी बनाया था। एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि जहां पे अगर कम्युनिटी या फिर आपको जिम्मेदारी नहीं बनाया है सफाई करने, एक बार बात करो, जब आप लोग जॉब करोगे तो लोग क्या करता है, टाइम काटने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो प्रेशर हो जाए, जैसे कि एग्जाम के टाइम में देखना, आज के कंपेरिजन में एग्जाम के टाइम में ज्यादा पढ़ोगे, उस वक्त क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर बना रहता है, भैया पढ़ना है पढ़ना है। सेम उसी तरह अगर कोई काम कर रहे हैं, आपके पापा हैं, तो आपको क्या करता है, बार बार टोकता है कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। सेम इसी तरह क्या है, इन्फेक्शन एक तरह का कमेटी रहता, कमेटी बनाया था ताकि ये जो वर्कर है ना, सफाई करने वाले, उसको सही तरीके से वो साफ सफाई करे। अगर कहीं पे गंदगी या कुछ रहता तो वो सारा ये कंट्रोल कमेटी ही उसे डांटता है, या फिर कहता भैया तुमने काम क्यों नहीं करा। वो उसका काम यही चीज है कि क्या करता है कि वो साफ सफाई करने कंटिन्यू लगा रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। मतलब इसको सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, ऐसा कमेटी जो कि साफ सफाई की जिम्मेदारी हो, या फिर कह लीजिए कि इन्फेक्शन ना बढ़ने दे उसकी जिम्मेदारी को
देखता है, उसी को हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कहेंगे। अब देखो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे। सबसे पहली बात, ऐसे लोग हम हेड बनाएंगे जो कि सारों तरह के या पूरे के पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगा लेता है। अगर फार्मासिस्ट को हेड बना लेंगे तो क्या होगा, फार्मासिस्ट हर जगह चक्कर नहीं बनाता है। लेकिन अगर हम नर्स को बना लेंगे, नर्स देखो हर जगह जाती है, कभी इंजेक्शन कभी यहाँ कभी वहाँ जाती है ना, सेम उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हेड बनाते हैं वो नर्स बनाता है। देखो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी is a process by which healthcare facility develop and implement policy procedure to prevent infection in hospital and hospital staff। मतलब इनमें क्या करता है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कह सकते हैं कि हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उसको उसके द्वारा डेवलप करते हैं, और इसमें किस लिए डेवलप किया जाता है कि इम्प्लीमेंट किया जाए और इन्फेक्शन को किस तरह रोका जाए, इसका पूरा का पूरा यही कंट्रोल रहता है। इन्फेक्शन स्प्रेड इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड नोसोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन। मतलब कि इसमें कह सकते हैं जो हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन फैल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एक चीज है कि आपका इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी एक तरह का कमेटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि इन्फेक्शन को रोके और हॉस्पिटल को कंट्रोल करे इन्फेक्शन से। देखो मेन फंक्शन यही चीज होता है, मेन फंक्शन ऑफ आईसीसी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नोसोकोमियल इन्फेक्शन मतलब कि मेनली इसका फंक्शन यही रहता है कि जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलता उसको रोकने के लिए काम करते हैं। चलो इसकी मीटिंग के बारे में बात करें इसमें, तो मीटिंग ऑफ इन्फेक्शन कमेटी मस्ट बी नॉट लेस देन 1 मंथ इन, मतलब कह सकते हैं कि 1 महीने में से कम नहीं होना चाहिए मीटिंग का। देखो रीजन क्या है, इन्फेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट जगह, इन्फेक्शन अगर फैलने लगा तो आपको डॉक्टर को भी तो हो सकता है। जैसे इनमें सबसे अहम भूमिका आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे बिल्कुल सेफ्टी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट रखता था। तो कितने, 1 महीने से कम आपको कम से कम एक बार आपको मीटिंग करना जरूरी है। अब आता ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, ये क्या करता है, इन्फेक्शन जो पेशेंट में हो या फिर अदर जो हॉस्पिटल स्टाफ हो उनमें फैलने ना देना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। डेट मीन कि इसका क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ये फॉर्मुलेट करता है। फॉर्मुलेट मतलब इसमें दवाई तो है नहीं, किस तरह से फॉर्मुलेट करता है, फॉर्मेट मतलब इस तरह से एंटीबायोटिक है, ऐसे आपको कह सकते हैं एंटी माइक्रोबियल का यूज किया जाए जो पूरा का पूरा कंप्लीटली बैक्टीरिया जो होते हैं उसको रोक दिया जाए। दूसरा ये गाइडलाइन देता है, इम्प्लीमेंट करता है कि सही तरीके अच्छी तरीके गाइडलाइन हो, जो सही तरीके से वो क्या हो, सही तरीके से गाइडलाइन को दे कि भाई इतने बजे 9 बजे एक बार देना है, फिर 12 बजे एक बार साफ सफाई करना पूरा का पूरा। फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपीएस मतलब कह सकते हैं कि ये सही तरीके से क्या हो कि आपका अच्छे तरीके से प्रोसीजर भी देने का काम करता कौन, इसका पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का ऑब्जेक्टिव। अब एसओपीएस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एसओपीएस एक तरह कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के द्वारा, मान लो कि अलग अलग आप काम करते हो, अलग अलग टेक्निक करके याद करते हो, लेकिन एक टेक्निक आपको मिल जाता है कि भाई इस तरह से याद करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो वो क्या करेंगे सामने को बता देते हैं, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं स्टडी के कंपेरिजन में ये एसओपीएस का। सेम इसी तरह आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए भाई इस अलग अलग तरीके से हमने ट्राई कर लिया, लेकिन ये वाला जो हमने करा तो ये क्या है कि सही एक ऑप्टिमम तरीका है, उसी को हम लोग कह सकते हैं एसओपीएस। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है एजुकेट करता और ट्रेन करता है हेल्थ केयर स्टाफ को, फिर इंश्योर करता है और इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, मतलब कि दिन ब दिन मतलब इसका जो कमेटी है, कमेटी पूरा का पूरा देखभाल करता है और देखता है कि कुछ चीज़ बदलने की तो ज़रूरत नहीं है, मॉनिटरिंग करते रहता प्रोग्राम को। फिर क्या करता है, प्रिवेंट रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करता है। देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर कर लिया जाए तो उस वाला एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करता है। देखो एग्जांपल पे कह सकते हैं कि पहले थोड़ा सा दवाई खाते तो सही हो जाता है, लेकिन अब ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है। इसका मतलब ये चीज़ है आपका कि वो वाला दवाई का रेजिस्टेंस क्लियर कर लिया तो उसी को रोकने का ये काम करता है। फिर आता कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, कंपोजिशन के बारे में बात करें, सबसे पहले होता है आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, कंट्रोल ऑफिसर, इन्फेक्शन कंट्रोल जो सेक्रेटरी है वो वहाँ पे देखो हमने जो पीटीसी पढ़ा, पीटीसी में कौन था, पीटीसी में हमारे पास सेक्रेटरी फार्मेसी था, लेकिन यहाँ पे चीफ नर्सिंग ऑफिसर होगा। फिर आता हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम अलग अलग डिपार्टमेंट का लेते हैं। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट इसलिए लेते हैं, कोई फार्मेसी का हेड जो रहता है भाई अगर साफ नहीं हो तो बोलेगा ना कि साफ कर लो, होता है ना,
माइक्रोबायोलॉजी का हेड लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी लेते हैं, फार्मेसी का लेते हैं, सर्जरी का लेते हैं, मेडिसिन का लेते हैं, पीरियडिक का लेते हैं, फिर आता है नर्सिंग का लेते हैं। ये सारी चीज क्या करता है, अलग अलग हेड लेते हैं। सिंपल सी दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज्यादा याद रखना, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का जो ऑफिसर होता है कौन, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है, और दूसरा इन्फेक्शन कंट्रोल का सेक्रेटरी कौन होता है, हमारा चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना। अब देखते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन लगभग पूछता है। अब देखो पहले चीजों को समझो, व्हाट डू यू मीन द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, या फिर कह लीजिए यहाँ पे एंटीबायोटिक, या फिर कह लीजिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। देखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में क्या होता है कि ये चीज क्या करता है, एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी को कोई बॉय है, कोई मान लेते हैं कोई लड़का है, उसको आपने क्या करा कि स्लो स्लो मारते 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 डेली आप 2 थप्पड़ लगा रहे हो, फिर 4 थप्पड़ लगा रहे हो, फिर 5 लगा रहे हो, फिर 10 तक आप थप्पड़ डेली लगा रहे हो। आहिस्ते आहिस्ते आपने क्या करा कि 10 तक लगा दिया। अब क्या होता है, ये बॉय के अंदर ये चीज लगता है कोई गलती करे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, 10 थप्पड़ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसमें कोई असर अब नहीं पड़ने वाला है कुछ। सेम इसी तरह क्या करते हैं हम, जो डोज कंटिन्यू बढ़ाते जाते तो क्या करता है, माइक्रोबियल अपना रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेता है कि भैया उसमें कितना भी उस कैटेगरी का दवाई दे दो, कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लोगों को इसमें 10 थप्पड़ मार मार के कोई इसमें सुधार नहीं आ रहा, इसको हम क्या करेंगे, समझाएंगे या अदर विधि का हम लोग इसमें यूज करके क्या सकते हैं, इस बॉय को चेंज सही कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्या है कि जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम ध्यान इस तरह से रखते हैं ताकि ज्यादा अमाउंट पे ना दे, अगर ज्यादा अमाउंट में देंगे तो एक टाइम में आएगा कि वो काम करना छोड़ देगा, फिर हम लोग ये ध्यान रखते हुए अलग फिर हम लोग उसका एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं। इसमें देखो रोल ऑफ फार्मासिस्ट का क्या रहता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फार्मासिस्ट, देखो ये भी बहुत बार शॉर्टकट पूछ लेता है कि डिफाइन ASHP, ठीक है, बिलीव दैट फार्मासिस्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब अमेरिकन जो है सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर फार्मासिस्ट जो है सिस्टम, ये बिलीव करता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपको फार्मासिस्ट की, कि इसमें एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप ना होने दे। अगर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया तो वो काम करना छोड़ देगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, फार्मासिस्ट को ओवरडोज नहीं देना चाहिए, सही तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए एंटी माइक्रोबियल का, फिर उसे यूज करना चाहिए। देखो द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि ये सही तरीके से और अच्छे तरीके से एंटीबायोटिक आपको यूज हो, ज्यादा अगर यूज होने लगेगा तो वो वाला दवाई आपको काम करना छोड़ देगा। फिर आता फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो आपका एफर्ट करे, फार्मासिस्ट शुड पार्टिसिपेट इन एफर्ट टू प्रिवेंट और रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। फार्मासिस्ट को पार्टिसिपेट करना चाहिए या उसमें भाग लेना चाहिए कि किस तरह से एक दूसरे से ना फैले, क्या इन्फेक्शन ना फैले। फिर आप फार्मासिस्ट शुड इंकरेज रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ एंड प्रोमोटिंग पीरियडिक ट्रांसमिसिबल डिजीज। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करे, लोगों को जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसको इंक्रीज करे। इम्यूनाइजेशन मतलब कैसे, वैक्सीन ले, वैक्सीन मतलब अगर कोरोना वैक्सीन है तो वो फैल जाता है, तो वैक्सीन लेगा तो एक दूसरे से नहीं फैलेगा। तो ये सारी चीज इसकी जिम्मेदारी रहती है, किसकी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी। चलो साथ में ये है कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेडिकल डिपार्टमेंट ये भी आपका किसका, आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी रहती है। टेक पार्टिसिपेट डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन फॉर एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टिंग एंड एंटी इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करे, गाइडलाइन दे, या फिर कहते हैं ये डेवलप करता है गाइडलाइन की एंटीसेप्टिक में या फिर डिसइंफेक्टेंट कौन सा चलेगा, कौन सा एजेंट का यूज होगा, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर ये मेंटेन करता, क्या करता, मेंटेन एंड स्टोर वैक्सीन एंड मेकिंग देमसेल्फ अवेलेबल एज अप्रोप्रिएट। मतलब ये मेंटेन करता है वैक्सीन को और किस तरह से रखना, किस तरह से अवेलेबिलिटी रखना, कौन कौन सा वैक्सीन रखना, क्या नहीं रखना, सारे सारा कह सकते हैं दवाई का जिम्मेदारी रहता। फिर देखो ये डिस्पेंसिंग एंटी इन्फेक्शन एजेंट एंड मेंटेन रिकॉर्ड, इसका ये जिम्मेदारी है कि ये एंटी इन्फेक्शन जो एजेंट है उसको डिस्पेंसिंग करे, मतलब दे, और रिकॉर्ड उसको मेंटेन रखे। फिर आता क्या करता है, ये प्रोवाइडिंग समरी एंड रिपोर्ट करेगा कि कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल चल रहा है, पूरा का पूरा किसको रिपोर्ट करेगा, ये आपको इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को करेगा कि भैया ये वाली एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज हो रही है। ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एमसीक्यू के बारे में। चलो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया,
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी? इन्फेक्शन फंक्शन कमेटी का क्या फंक्शन है, क्यों, क्या जरूरत है? इन्फेक्शन को रोकना है या डांस रोकना? इन्फेक्शन को रोकना। देखो, ये हॉस्पिटल को फाइनेंस को मैनेज करता नहीं है भैया। फाइनेंस मतलब पैसा लेन देन, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। फिर ये क्या करता है? प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉस्कोमियल इन्फेक्शन। नॉस्कोमियल इन्फेक्शन हमने पढ़ा, इस हॉस्पिटल में एक दूसरे से फैल जाता है, उसे हम लोग नॉस्कोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा? या ओवरसी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, क्या ये देखभाल करता है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, या फिर आपको हॉस्पिटल स्टाफ को हायरिंग करता है, मतलब उसकी ज्वाइनिंग करता है? बताओ राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ। गुड, योर राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, हु टिपिकली सर्व एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर इन हॉस्पिटल? इसमें पूछा गया कि इन्फेक्शन कंट्रोल में कौन ऑफिसर रहता है हॉस्पिटल में, कि चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, या फिर हमारे पास हेड ऑफ सर्जरी, या मेडिकल सुपरिटेंडेंट, या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट? जल्दी बताओ। जी बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रोल ऑफिसर, यहाँ पे चीफ हम लोगों ने देखा था, ये सेक्रेटरी रहता है इसका। चलो नेक्स्ट पूछा गया है इसमें, विच डिपार्टमेंट इज नॉट टिपिकली रिप्रेजेंट इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी? इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं, पूछ रहा नहीं रिप्रेजेंट करता, कि माइक्रोबियल है, या तो फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी, या फिर फार्मेसी? कौन सा इनमें से है आपको इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रिप्रेजेंट नहीं करता? सिंपल सी बात है, जो रेडियोलॉजी है ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज वन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस? पूछा गया इनमें से कौन एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मेसी का, हॉस्पिटल जो फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटीमाइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है उसको रोकने के लिए, कि ये सर्जरी करेगा, फार्मासिस्ट सर्जरी करेगा? नहीं करेगा। फिर इंश्योर करेगा कि इन्फेक्शन, मतलब इंश्योर करेगा कि एंटीबायोटिक सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल ये सही लग रहा है मुझे, मैनेजिंग हॉस्पिटल, या फिर कंडक्टिंग पेशेंट एडमिशन? बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, क्या करता है ये? ऑप्टिमम या कितना यूज होता है एंटीबायोटिक उसको इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ ऑफ्टन शुड द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मीट? मतलब कंट्रोल कमेटी मीट कितने दिन होना चाहिए? हमने देखा कि एक महीने, कम से कम एक महीने में अंदर एक बार होना चाहिए। और हमने एक चीज देखा था पीटीसी का, बताना अभी कमेंट में मुझे बताना कि पीटीसी का कितने में, मतलब कितने दिन में आपको होना चाहिए, कम से कम एक साल में कितने बार होना चाहिए? एक ऑप्शन दे देता हूँ, चलो 6 या फिर 8। चलो ये कमेंट में बताना। देखो अगर हम लोग बात करें कि साल में एक बार होना चाहिए, या फिर आपको 6 मंथ में होना चाहिए, या फिर महीने में एक बार होना चाहिए, या वीक में होना चाहिए, बताओ। इनमें अगर हम बात करें तो कम से कम एक महीने में आपका एक बार होना ही चाहिए। देखो कंप्लीट स्टडी प्लान लेके चलते हैं, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, डेली लाइव क्लासेस मिल जाते हैं। देखो जुड़ने से फायदा भी ये चीज़ होता है कि मेहनत कम करनी पड़ती है, और ईपीडीएफ मिल जाता है, ईपीडीएफ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाता है। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू पर चैप्टर से मिल जाते हैं, जिससे जो पॉसिबल्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होता है। और एग्जाम, एग्जिट एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना है। एग्जिट एग्जाम का फुल गाइडेंस सही तरीके से किस तरह से स्टडी करना है, सारा मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। डी फार्मा का कोर्स 2025 में हम लोग चल रहे हैं, अगर इस कूपन को यूज करोगे तो ये आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, गाइडेंस बाइल में मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। इसको, इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई नोट्स मंगाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से मंगा सकते हैं। ये सारे के सारे आपको, सारे सब्जेक्ट का आपका नोट्स अवेलेबल है। अब फिर आता है हमारे पास कि किस तरह से करेंगे। आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, उदित फार्मेसी सर्च मारना। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि नाम भरना, ईमेल आईडी भरना, नहीं भरना मन हो तो नाम भर देना जरूर। फिर आता हमारे पास आता है कि यहाँ पे जाओगे, कोर्सेस में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जिस तरह का आपको कोर्स चाहिए वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो अब तक कोई भी सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है, पिछले वाला साल में बहुत ही अच्छा रहा। इस बार भी आशा करते हैं कि आप लोगों का 70 नंबर एक एक का कम से कम आ जाए। तो अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।